नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज नामांकन का आखिरी दिन। किरण बेदी, केजरीवाल, अजय माकन भरेंगे पर्चे। 22 को होगी पर्चों की जांच। सियासी समर में आईएनएलडी ने भी उतारे उम्मीदवार। आरजेडी ने कहा जनता परिवार दे आम आदमी पार्टी को समर्थन। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ। 27 जनवरी को देगी विशेष अदालत को ब्यौरा। स्वाइन फ्लू से अब तक 30 लोगों की मौत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 173 लोग बीमारी की चपेट में। तमिलनाडु में भी H1N1 का मामला। दावोस में आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद और पर्यावरण पर हो सकती है चर्चा। शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हुआ नामांकन भरने का सिलसिला आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल यानी 22 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सूबे की 70 विधानसभा सीटों पर 7 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी कृष्णानगर से, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से और कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रहे अजय माकन सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से पर्चे दाखिल करेंगे। इसके अलावा दूसरी सीटों पर भी कई दिग्गज आज नामांकन भरेंगे। जुलूस की वजह से देरी के चलते अरविंद केजरीवाल कल नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। नामांकन के बहाने अपनी ताकत दिखाने के वास्ते बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बड़े इंतजाम किए हैं। इन तीनों पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी आज पर्चे दाखिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची का ऐलान कर दिया। उसकी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने भी 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस बीच आईएनएलडी ने जनता दल परिवार से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की, तो आरजेडी नेता पप्पू यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की हिमायत की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी समर में मंगलवार को बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची आ गई। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस अंतिम सूची में 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने संजय सिंह को विकासपुरी, नंदिनी शर्मा को मालवीय नगर, सरिता चौधरी को मेहरौली और राकेश गुल को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया है। इससे पहले बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस तरह बीजेपी कुल 66 सीटों पर दांव आजमा रही है। बीजेपी ने कालकाजी, हरिनगर, राजौरी गार्डन और शाहदरा की कुल 4 सीटें सहयोगी पार्टी अकाली दल को दे दी हैं। अकाली दल ने भी इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राजौरी गार्डन से, हरिनगर से जथेदार अवतार सिंह हित जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अकाली दल के, और कालकाजी से हरमीत सिंह कालका जो हमारे सिटिंग एमएलए भी हैं। आईएनएलडी और जेडीयू भी चुनाव में मिलकर 10 सीटों पर जोर आजमा रहे हैं। आईएनएलडी और जेडीयू 5-5 सीटों पर चुनावी समर में हैं। आईएनएलडी नेता दुष्यंत चौटाला ने जनता दल परिवार की पार्टियों आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीएस से चुनाव में सहयोग की अपील की है, तो आरजेडी नेता पप्पू यादव ने जनता दल के कुनबे से आम आदमी पार्टी को सहयोग देने की हिमायत की है। यहाँ बीजेपी को चुनौती यदि केजरीवाल दे रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए सभी लोगों को। विधानसभा चुनाव में यूं तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी ताल ठोककर अपनी मौजूदगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण अब रोमांचक होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को खुली बहस की चुनौती दी है। किरण बेदी ने इसे हालांकि नकार दिया, लेकिन दिल्ली की लड़ाई में कमजोर आंकी जा रही कांग्रेस ने केजरीवाल के प्रस्ताव पर हामी भरकर खुद को लड़ाई में खड़ा दिखाने की कोशिश की है। किरण बेदी अचानक बीजेपी में आईं और उन्हें बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने में देर नहीं की। बीजेपी के इस फैसले के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे दी। किरण बेदी ने विधानसभा में बहस की बात कहकर केजरीवाल पर पलटवार किया।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो किरण जी नहीं मान रही हैं, शायद किरण जी ने मना कर दिया कि आप लोग बना लीजिए उनको। अजय माकन जी को भी तीनों के बीच में डिबेट होना चाहिए। अरविंद सिर्फ डिबेट में विश्वास करता है, मैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में विश्वास करती हूँ। डिबेट करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। जब जीत के अगर वो आ गए तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। किरण बेदी केजरीवाल पर आरोप लगाकर बहस से परहेज कर रही हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में तीसरी ताकत कांग्रेस के नेता अजय माकन ने खुली बहस का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि इसकी वकालत करते दिखे। इस तरीके का स्ट्रक्चर डिबेट एक ऐसे मॉडरेटर के द्वारा जो हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हों वो एक कर दे, और हम मेरे समझ से इससे अच्छा एक सही तरीका और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जिसमें नेतृत्व को अपने विजन के बारे में और जो मुश्किल प्रश्न सामने उठते हैं उसके उत्तर देने के बारे में एक मौका मिल सके। दिल्ली में मतदान तो 7 फरवरी को है, लेकिन इससे पहले नए दांव पेचों से दिग्गज एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे। दिल्ली चुनाव में गली मोहल्लों में चुनावी शोर के बीच अब दिग्गज ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुली बहस की चुनौती देकर चुनाव प्रचार की दिशा बदलने की जुगत में है। चुनावों के समय हर राजनीतिक दल मुद्दों पर चर्चा तो करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बहस को लेकर खुला न्योता देना एक चुनावी स्टंट है या वाकई ही वो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल भले ही बहस की चुनौती दे रहे हों, लेकिन उनके बयान विवाद की वजह बनते जा रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 3 दिन में दूसरी बार चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। आयोग से कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल की शिकायत की थी। आरोप है कि केजरीवाल ने 18 जनवरी को उत्तम नगर की सभा में वोटरों को कांग्रेस और बीजेपी से पैसा लेने के लिए उकसाया था। आयोग ने केजरीवाल से 22 जनवरी तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर 17 जनवरी को आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। इसका जवाब उन्हें कल देना था, लेकिन केजरीवाल की गुजारिश पर आयोग ने जवाब देने की मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी है। माफ कीजिएगा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शारदा चिटफंड और बर्दवान धमाके के मामले में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी की होगी। इसके लिए बीजेपी तृणमूल नेताओं को तोड़कर अपने साथ लाने पर भी काम कर रही है। ममता बनर्जी के एक मंत्री के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थामने का संकेत दिया है। शारदा चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में हैं। इस मामले में पार्टी के महासचिव और ममता बनर्जी के सबसे खास रहे मुकुल रॉय को सीबीआई ने तलब किया है। माना यह जा रहा है कि शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई अब ममता बनर्जी के दरवाजे पर खड़ी है। ममता बनर्जी इस घोटाले के सामने आने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के साथ मजबूती से खड़ी रहीं, लेकिन अब उन पर भारी दबाव है। स्थिति को भांपकर बीजेपी ने ममता पर हमला तेज कर दिया है। ममता दी के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मगर उसमें उनको षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। इस मुश्किल घड़ी में उनकी मुसीबत बढ़ गई है। पहले उनके एक मंत्री मृदुल कृष्ण ठाकुर ने अचानक इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। उधर बीजेपी ममता से बुर्दवान विस्फोट के मामले में भी जवाब मांग रही है। ममता दीदी को जवाब देना पड़ेगा कि ये 2 साल के अंदर वो ब्लास्ट की तपास क्यों नहीं। যে দেশে যদি কেউ ভালো কাজ করে তাহলে ভালো কাজ করার প্রশংসা করার কোনো বাধা নাই। আমার সমর্থন না, পুরো দেশ পুরো দুনিয়া সমর্থন করছে। तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी के लिए कई मुश्किल दौर आए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने खास आक्रामक अंदाज में अपनी पार्टी का बचाव किया। ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब उनकी पार्टी में किसी ने बगावत की हिम्मत जुटाई हो। लेकिन फिलहाल शारदा घोटाले की आंच में घिरी ममता के साथी बीजेपी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। शारदा चिटफंड मामले में ममता बनर्जी अभी तक बेहद आक्रामक दिखाई देती रही हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए मुश्किल की घड़ी है। आज उनके वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी पर भरोसा छोड़कर बीजेपी का दामन
थाम रहे हैं और एक वक्त में जिस बीजेपी का पश्चिम बंगाल में वजूद का संकट था, वो 2016 के चुनावों में सत्ता में आने की दावेदारी पेश कर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यहां लोकसभा और विधानसभा की एक एक सीट पर 13 फरवरी को मतदान होना है। बनगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुब्रतो ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कृष्णागंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मानवेंद्र रॉय को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों के उपचुनाव के लिए 27 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा। उम्मीदवार 30 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज बैठक होगी। इस बैठक में संसद के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2015-16 के लिए आम बजट पेश करेंगे। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार बजट सत्र में कई अहम बिलों को पास कराने की भी कोशिश करेगी। संसदीय मामलों की कैबिनेट बैठक में ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि आम बजट के जरिए केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को और आगे बढ़ाने की कवायद करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ की है। पीटीआई के मुताबिक ये पूछताछ 2 दिन पहले हुई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई पूछताछ में मिली जानकारी का पूरा ब्यौरा 27 जनवरी को विशेष अदालत के सामने रखेगी। साल 2005 में कोयला खदानों के आवंटन के दौरान कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था। इससे पहले नवंबर को विशेष अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री से कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई। हालांकि इस बारे में सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। देश के अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब तक इस बीमारी से बचे रहे तमिलनाडु में भी वायरस का मामला सामने आया है, जहां 58 साल का एक व्यक्ति इस बीमारी से जान से हाथ धो बैठा। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अब तक कुल 30 लोग दम तोड़ चुके हैं। मंगलवार को भी मरीजों की तादाद में इजाफे का दौर जारी रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 173 लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य महकमा इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। And the government had made arrangements to procure the Tamiflu tablet, which is used for the treatment of these flu symptomatics. There is enough stock of this Tamiflu in every center. स्वाइन फ्लू के लक्षणों के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी तेज बुखार, बहुत ज्यादा कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी और बदन में अकड़ाहट के जरिए दस्तक देती है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा महसूस होने के 48 घंटों के अंदर ही इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। देश भर में अब तक करीब 400 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान में इस बीमारी से अब तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि हरियाणा और मध्य प्रदेश में 4-4 और दिल्ली में 3 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में भी 7 लोगों की मौत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के सकारात्मक असर नजर आने लगे हैं। पिछले 4 साल में देश में बाघों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अब भारत के जंगल में पहले से 520 ज्यादा बाघ हैं। दूसरी तरफ जैव विविधता को बचाने के प्रयास कश्मीर में भी शुरू हो गए हैं, जहां सरकार ने पक्षियों की संगणना का काम शुरू किया है। अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर बाघ जंगल का राजा है, लेकिन इसके वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा था। हालांकि अब हम कुछ चैन की सांस ले सकते हैं। ताज़ा गणना के मुताबिक देश में 2226 बाघ हैं, जबकि 4 साल पहले इनकी तादाद 1706 थी। इस तरह दुनिया के 70% बाघ अब भारत में हो गए हैं। 2006 में मात्र 1411 बाघ पाए जाने पर पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित थे। We have now 2,226 tigers presently in 47 tiger reserves, and this is a great achievement. उधर जैव विविधता के संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर के वन विभाग ने हर साल लाखों की संख्या में आने वाले पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया है। कश्मीर में कई वेटलैंड्स हैं,
जहां अनुकूल वातावरण की तलाश में प्रवासी पक्षी दुनिया के कई कोनों से पहुंचते हैं। गिनती के साथ साथ पक्षियों की प्रजातियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि पक्षी प्रेमी सैलानियों को सटीक जानकारियां दी जा सके। जो ये J&K में इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार हो रहा है ये, तो हम ये मतलब जो ये यहाँ पे बर्ड्स है, मेहमान परिंदे आते हैं हमारे, तो हम ये इनको मतलब जो ये पूल्स बने हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इन्हीं में से देखते हैं मतलब किस कलर्स के जानवर मतलब ये परिंदे हैं यहाँ पे। इंसानों की बढ़ती जरूरतों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है वन्य जीवन को। सिकुड़ते जंगल और सूखती झीलों ने वन्य जीवन को तबाह कर दिया है। पक्षियों ने रास्ते बदल दिए, कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ऐसे में बाघों की संख्या में इजाफा थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन अगर 20वीं सदी के शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालें, जब बाघों की संख्या 40,000 थी, तो लगता है कि अभी काफी कुछ करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया कि 26 जनवरी तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में खाते खोले जाने को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को सुगमता से लागू किया जा सकेगा, जिससे सब्सिडी वितरण में गड़बड़ियों को दूर किया जा सकेगा। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 9,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काले धन रखने वालों के नाम उजागर करने की बजाय काले धन की वापसी में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। काले धन के खाता धारकों के नाम उजागर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। शीर्ष अदालत ने काले धन के मामले में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी से अपने सुझाव एसआईटी को देने की बात कही। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर समूह के प्रदीप बर्मन को विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सरकार ने विदेशों में जमा काले धन के 627 खाता धारकों की सूची एसआईटी को सौंपी थी, जिसमें से कुछ लोगों के नाम उजागर किए गए थे। केंद्र के एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने साल 2015 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर के अनुमानों में कमी कर दी है। संस्थान के मुताबिक विश्व की विकास दर 2015 में 3.5% और 2016 में 3.7% रहेगी। विकास दर का यह अनुमान पिछले अनुमान की तुलना में 0.3 बेसिस पॉइंट कम है। हालांकि इस खबर को विश्व बाजार ने एक अवसर के रूप में देखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक विकास दर के अनुमानों को कम भले ही किया हो, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। The big message from this is actually the global economy is growing around about the long-term average, which, considering what's happened to the globe over the past few years, isn't that bad. However, the impact you're seeing of falling commodity prices, including crude, is now having an impact on this. But that's a short-term impact because the other side of that is actually good for growth, but you won't be seeing that yet. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड पर कच्चे तेल की कीमत $47 के स्तर पर आ गई। इसके बावजूद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट नहीं आई। कारोबारी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आईएमएफ की घोषणा के बाद ब्याज दरों में बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार गिरने की बजाय मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि कई जानकार कारोबारियों के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। I think central banks are probably running out of room. They've come as close to zero and some of them are at zero. They're probably going to have to do quantitative easing in Eurozone and have already launched it in Japan. I think it's more up to governments now to play their role after having gone into austerity mode for a long time after the crisis to get their balance sheets back in good form. आईएमएफ ने चीन और भारत की विकास दर के अनुमानों में भी कमी की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सन 2016 तक भारत की विकास दर चीन की विकास दर से ज्यादा होगी। भारतीय बाजारों ने खबर के अच्छे पहलू को देखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत हो रही है। इस सम्मेलन में दुनिया के 140 देशों के 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 24 जनवरी तक चलने वाले इस फोरम में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक असमानता और आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड की वादियों में बसा दावोस, हर तरफ बर्फ और स्कीइंग करते सैलानी, कुदरत की खूबसूरती का बेमिसाल नमूना। और ये खूबसूरती ऐसी ही बने रहे, ये भी दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बातचीत का हिस्सा हो सकती है।
फोरम के चेयरमैन क्लॉज श्वाब के मुताबिक सम्मेलन में हर उस विषय पर बातचीत की जाएगी जिससे दुनिया में विकास, अमन और चैन का माहौल बन सके। We are here really as a community of purpose to improve the state of the world. So engage the heart. We are here to be passionate and to show our compassion. सम्मेलन से पहले मंगलवार को फोरम की तरफ से मानवता के लिए काम करने वाले कलाकारों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बीच फोरम में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे दावोस में जबरदस्त सिक्योरिटी है। पेरिस में हुए हाल के हमले को देखते हुए करीब 4,500 पुलिसकर्मियों को काम पर लगाया गया है। We've been collaborating for many years now with the Swiss police, and as you know, they are in charge of the security of our participants, as well as of the foreign dignitaries and the conference center and staff. And we have an excellent collaboration, and we have full trust in their security and safety measures. भारत की तरफ से सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भी इस सम्मेलन में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा भारत से 100 कारोबारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी फोरम में हिस्सा लेने पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब से कुछ देर पहले अमेरिकी संसद में अपना सालाना संदेश दिया। स्टेट ऑफ द यूनिटी स्पीच में उन्होंने वैश्विक आतंकवाद के खतरों के प्रति मिलकर लड़ाई लड़ने की हिमायत की है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका में बदलाव का संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुश्किल आर्थिक हालात के दौर से उबर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर सुधार आगे भी जारी रहेंगे। ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। We are 15 years into this new century. 15 years that dawned with terror touching our shores, that unfolded with a new generation fighting 2 long and costly wars, that saw a vicious recession spread across our nation and the world. बात खेलों की दुनिया से करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की सेरेना विलियम्स बेल्जियम की एलिसन वान युतवांग को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सेरेना ने शानदार खेल दिखाते हुए एलिसन को 6-0, 6-4 से हराया। मैच के पहले सेट से ही उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाए रखा। हालांकि दूसरे राउंड में एलिसन ने वापसी करनी चाहिए, जो नाकाफी साबित हुई। अब दूसरे दौर में सेरेना रूस की वेरा ज़ानारेवा का सामना करेंगी, जबकि उनकी बहन वीनस विलियम्स ने स्पेन की मारिया टोरो को 6-2, 6-2 से हरा दिया है। पुरुषों के मुकाबले की बात करें तो शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने स्लोवेनिया के एल्जाज बेडन पर 6-3, 6-2 और 6-4 से आसान जीत हासिल कर ली। मैच के पहले 2 राउंड में जोकोविच का दबदबा रहा, जबकि तीसरे राउंड में बेडन ने जुझारूपन दिखाया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के स्टेनिलास वावरिका तुर्की के मार्सेल को 6-1, 6-4 और 6-2 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज नामांकन का आखिरी दिन। किरण बेदी, केजरीवाल, अजय माकन भरेंगे पर्चे। 22 को होगी नामांकन पत्रों की जांच। सियासी समर में आईएनएलडी ने भी उतारे उम्मीदवार। आरजेडी ने कहा जनता परिवार ने आम आदमी पार्टी को समर्थन। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ। 27 जनवरी को देगी विशेष अदालत को ब्यौरा। स्वाइन फ्लू से अब तक 30 लोगों की मौत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 173 लोग बीमारी की चपेट में। तमिलनाडु में भी H1N1 का मामला। और दावोस में आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद और पर्यावरण पर हो सकती है चर्चा।